नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने चैनल में। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि हिस्ट्री मेजर पेपर का है। तो अगर आप सेमेस्टर 2 में परीक्षा देने वाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो बताने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का विवेचना कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम भारत के अतीत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरणों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत आते हैं। इनमें से अभिलेख, सिक्के, मुहरें, स्मारक, मूर्तियां और उत्खनन से प्राप्त अवशेष शामिल हैं। अशोक के अभिलेख प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं, जिनमें मौर्य प्रशासन, अशोक की धर्म नीति तथा तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। सिक्कों से शासकों की आर्थिक स्थिति, व्यापार और राजनीतिक सत्ता को ज्ञान होता है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान हमें मुख्यतः उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हुआ है। दूसरे प्रमुख स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत। इनमें वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण शामिल हैं। ये ग्रंथ तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि इन ग्रंथों में धार्मिक और पौराणिक तत्व अधिक पाने के कारण इतिहासकार इन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से उपयोग करते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। त्रिपिटक, जातक कथाएं और जैन आगम ग्रंथों में हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक, आर्थिक जीवन, नगरों के विकास और धार्मिक आंदोलनों की जानकारी मिलती है। तीसरा और महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका, चीनी यात्री फायान और हेनसोंग की यात्रा विवरण प्राचीन भारत के प्रशासन, समाज और धार्मिक जीवन की जानकारी देते हैं। इन विवरणों की विशेषता यह है कि ये अपेक्षाकृत निष्पक्ष माने जाते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण विभिन्न प्रकार के स्रोतों के समन्वय से हुआ है। प्रत्येक स्रोत की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए इतिहासकार सभी स्रोतों का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन करके ही ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में एक सुदृढ़ केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था सम्राट की सर्वोच्च सत्ता। सम्राट राज्य के प्रमुख होता है और सही प्रशासनिक शक्तियाँ उसी के अधीन होती थी। राजा को धर्म, न्याय और प्रजा का कल्याण का संरक्षक माना जाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो राजा के परामर्श देती थी। उच्च अधिकारी जैसे महामात्य, अमात्य और सेनापति शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिनका प्रशासन कुमारों या राजकुमारों के अधीन होता था। मौर्य प्रशासन एक प्रमुख विशेषता थी कठोर गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों के माध्यम से राजा को प्रजा और अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी मिलती थी। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में प्रशासन का उद्देश्य केवल शासन नहीं बल्कि एक लोक कल्याण बन गया। उसने धर्म महामातों की नियुक्ति की जो नैतिक मूल्यों को प्रचार करते थे। अशोक का धर्म सहिष्णुता, अहिंसा और मानवता पर आधारित था।
न्याय व्यवस्था भी सुदृढ़ थी, अपराधों के लिए दंड निर्धारित थे और न्याय निष्पक्ष माना जाता था। राज्य की आय मुख्य स्रोत भूमि कर था, साथ ही व्यापार और उद्योग भी राजस्व प्राप्त होता था। इस प्रकार मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और कल्याणकारी व्यवस्था थी, जिसने भारतीय प्रशासनिक परंपरा की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उन्नति और बौद्धिक विकास अपने चरम पर था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इसके प्रमुख शासक थे। राजनीतिक दृष्टि से गुप्त शासकों ने एक मजबूत और स्थिर शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त की विजयों ने साम्राज्य का विस्तार किया, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शांति और समृद्धि रही। प्रशासन अपेक्षाकृत उदार और विकेंद्रीकृत था। आगे बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। कला और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। अजंता की गुफाएं, सांची और सारनाथ की मूर्ति कला इस युग की श्रेष्ठ कृतियां हैं। मूर्ति कला और में सौंदर्य और भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, विशाखादत्त, शूद्रक जैसे महान साहित्यकार हुए। अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। संस्कृत भाषा को राजाश्रय प्राप्त हुआ। विज्ञान और गणित में भी गुप्त काल अद्वितीय था। आर्यभट्ट ने शून्य से दशमलव प्रणाली का विकास किया और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत परंपरा आगे बढ़ी। धार्मिक सहिष्णुता की गुप्त काल की एक अन्य विशेषता थी। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। इन सभी उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उत्कर्ष और बौद्धिक प्रगति का युग माना जाता है, इसलिए इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे विकसित और सुव्यवस्थित सभ्यताओं में से एक थी। इसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। यह सभ्यता अपनी नगर योजना, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। इस व्यवस्था का सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। नगरों का समकोण पर काटती हुई सड़कों के साथ बसाया गया था। नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र और निचला आवासीय क्षेत्र। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे और अधिकतर घरों में स्नानागार और कुएं पाए गए हैं। जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता का सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रत्येक घर में निकली ढकी हुई थी नालियां, जो मुख्य नालियों से जुड़ी थी। इससे नागरिक जीवन की उच्च समझ को पता चलता है। आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित था। गेहूं, जौ, कपास की खेती की जाती थी। आंतरिक और विदेशी व्यापार के ही प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुहरों का प्रयोग व्यापारिक पहचान के लिए किया जाता था। धार्मिक जीवन के संदर्भ में मातृ देवी, पशुपति, शिव और वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मुहरों पर योग मुद्रा में बैठे देवता की आकृति धार्मिक विश्वास को दर्शाती है। इस प्रकार से सिंधु सरस्वती सभ्यता एक उन्नत, संगठित और समृद्ध सभ्यता था, जिसने भारतीय सभ्यता का नींव रखी। पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस काल में भारतीय समाज की नींव पड़ी। सामाजिक और आर्थिक जीवन सरल से जटिल की ओर
बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक जीवन में परिवार समाज का मूल इकाई था। ऋग्वैदिक समाज अपेक्षाकृत समानतावादी था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप विद्यमान था जो पेशे पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई थी। पुरुष प्रधान समाज था परंतु स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे शिक्षा और यज्ञों में भाग लेती थी। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। समाज में नैतिक मूल्य और धर्म को विशेष महत्व दिया जाए। आर्थिक जीवन की दृष्टि से ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। कृषि का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ और प्रमुख आजीविका बन गई। लोहे के प्रयोग से कृषि उपकरणों में सुधार हुआ। व्यापार सीमित था परंतु निष्क और पन जैसे माध्यमों का प्रयोग होता था। शिल्प और हस्तकला का भी विकास हुआ। इस प्रकार वैदिक काल का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का भारतीय सभ्यता के विकास का आधारशिला था। छठा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति सिद्धांत और महत्व पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उस समय समाज में जातिवाद, कर्मकांड और यज्ञों की जटिलता बढ़ चुकी थी जिसके विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। चौथा है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख से मुक्ति मिल सकती है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि शामिल है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर बल दिया गया। बौद्ध संघ की स्थापना से धर्म का प्रचार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया जिससे भारत के बाहर भी फैला। 7वां क्वेश्चन है, संगम युग की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। संगम युग दक्षिण भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण काल है। इसका काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग की जानकारी हमें तमिल संगम साहित्य से मिलती है। राजनीतिक रूप से चोल, चेर और पांड्य प्रमुख राज्य थे। राजा शक्तिशाली था और वीरता का विशेष महत्व दिया जाता था। युद्धों में विजय को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सामाजिक जीवन सरल था। जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और उन्हें सम्मान प्राप्त था। समाज कृषि, व्यापार और युद्ध पर आधारित था। सांस्कृतिक दृष्टि से संगम साहित्य अत्यंत समृद्ध है। कविता, प्रेम और वीरता इसके प्रमुख विषय हैं। मंदिर निर्माण और कला का विकास भी हुआ। इस प्रकार संगम युग दक्षिण भारत का समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सेमेस्टर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का MJ 2 है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।